बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 4 से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक से ज़्यादा नामों से पुकारा जाता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सारे के सारे नाम एक ही मेम्ब्रेन के हैं, एक ही बाउंड्री के हैं, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। सेल की डिस्कवरी के साथ इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डिस्कवर किया। अब याद आपने यहाँ ये रखना है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाएगी और प्लांट सेल के अंदर भी पाई जाएगी, लेकिन थोड़ा सा पोजीशन के अंदर चेंज आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनिमल सेल के अंदर जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर वाली बाउंड्री है, ये बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। इस मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा और इसके बाकी ऑर्गेनेल्स वगैरह मौजूद होंगे। लेकिन प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं। प्लांट सेल के अंदर जो सबसे बाहर वाली वॉल है, इसे हम सेल वॉल कहेंगे, और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर किया होगा सेल वॉल ने। कंपोजिशन के अंदर 3 मैक्रोमॉलिक्यूल आप याद रखेंगे। पहला प्रोटीन, उसके बाद लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोटीन की परसेंटेज है वो 60 से 80%, लिपिड 20 से 40%, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल मिन्यूट यानी थोड़ी सी मिकदार के अंदर पाया जाएगा और ये अप्रॉक्सीमेटली 1% है। ये तमाम मैक्रोमॉलिक्यूल इन ख़ास परसेंटेजेस के अंदर आपस में कंबाइन करेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसी मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखते हुए 2 मॉडल दिए गए। एक मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उसके बाद दूसरा मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज किया डैनियल डेवसन ने। डैनियल डेवसन के मुताबिक इस मॉडल में जो लिपिड बायलेयर यानी लिपिड की जो 2 लेयर्स हैं, सैंडविच बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स, वो 2 प्रोटीन की लेयर के अंदर सैंडविच हैं। जैसे कि डायग्राम हमारे सामने है, हम देख सकते हैं एक लिपिड की लेयर ये वाली होगी, दूसरी लिपिड की लेयर ये वाली होगी, इसलिए हम इसे लिपिड बायलेयर कहते हैं। और ये सैंडविच है बिटवीन प्रोटीन लेयर्स। एक प्रोटीन लेयर हमारे पास ये वाली होगी, दूसरी प्रोटीन लेयर ये वाली होगी। तो जिस तरह सैंडविच होता है, इस तरह का ये मॉडल है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर डिस्कस किया गया। आप अपनी याद दहानी के लिए, जहन नशीन करने के लिए बर्गर की एग्जांपल जो है वो अपने जहन के अंदर ले आएँ। अब बर्गर के अंदर क्या होता है, एक बन ऊपर होगा, एक बन नीचे होगा और दरमियान में जो भी उसका मटेरियल है, इसके दरमियान सैंडविच होगा। बिल्कुल इसी तरह एक प्रोटीन लेयर ऊपर, एक नीचे और दरमियान में लिपिड बायलेयर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया एस सिंगर और गर्थ निकलसन ने। अब इनके मुताबिक जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो बिल्कुल फॉल्स है, वैसा मॉडल मेम्ब्रेन का नहीं होता। ये कहते हैं कि प्रोटीन एम्बेडेड इन द लिपिड बायलेयर इन अ मोज़ेक मैनर, कि प्रोटीन का मालिक्यूल जो है वो कंटिन्यूस शीट की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि लिपिड बायलेयर के अंदर कहीं कहीं एम्बेडेड होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रोटीन का मालिक्यूल इस लिपिड बायलेयर के अंदर एम्बेडेड है इन अ मोज़ेक मैनर। मोज़ेक कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब इसके अंदर मुख्तलिफ मालिक्यूल्स हैं, जैसे कि फास्फोलिपिड्स हैं, उसके बाद प्रोटीन्स हैं। ये सारे के सारे आपस में कंबाइनली रहेंगे और बिल्कुल ऐसा मंजर पेश करेंगे जैसे प्रोटीन का मालिक्यूल फास्फोलिपिड के सी के अंदर फ्लोट कर रहा है। तो ये मॉडल हमारे पास कहलाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब यहाँ याद रखने की बात यह है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, यानी इसे जो है ये ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इस मॉडल के बाद हम मेम्ब्रेन के फंक्शन पढ़ेंगे। 2 मेजर फंक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रोटेक्शन, उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि ये सेल की सबसे बाहर वाली दीवार है और ये सेपरेशन कर रही है, अलहदा कर रही है इनसाइड ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इन्वायरमेंट, यानी सेल से जो बाहर इन्वायरमेंट है उसे अलग करेगी सेल के अंदर वाले इन्वायरमेंट से। तो इस तरह अगर सेल के बाहर
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी हार्मफुल चेंज आता है तो उस चेंज की वजह से अगर कोई नुकसान सेल के अंदर पहुंच सकता है तो उस नुकसान को सेल के अंदर पहुंचने से ये बचाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के अंदर इस मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी है, ये ट्रांसपोर्ट तो करेगी, मूवमेंट तो करवाएगी, लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल के नाम से ही जाहिर हो रहा है ये पहले चीज़ों को सिलेक्ट करेगी और फिर परमिशन देगी कि वो सेल के अंदर चले जाएं या सेल से बाहर आ जाएं। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? अलाउ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू आउट, यानी पहले चीज़ों को ये सिलेक्ट करेगी, सिलेक्ट करने के बाद फिर अपने अंदर से गुजारेगी। अब कौन कौन से मटेरियल इससे ट्रांसफ़र होते हैं हम देखते हैं कि जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो इजीली इस लिपिड बायलेयर से क्रॉस करके सेल से अंदर चले जाएंगे। अब कौन कौन से लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल गुजरेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स हैं, फैट्स हैं, ग्लिसरॉल्स हैं। चूँकि इन मॉलिक्यूल्स को गुजरने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत नहीं, इसलिए इस ट्रांसपोर्ट को हम नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब आपने याद रखना है कि चाहे नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो, नॉन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रोटीन को इस्तेमाल नहीं करते और अपनी मूवमेंट करते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोटीन से गुजरेंगे और सेल के अंदर जाएंगे, इन्हें हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऐसी ट्रांसपोर्ट, ऐसी डिफ्यूजन जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हों और मॉलिक्यूल मूव करें, इस ट्रांसपोर्ट को हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मेन डिफरेंस आपने यहाँ याद ये रखना है, इस ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर प्रोटीन होगी तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, अगर प्रोटीन इस्तेमाल नहीं होगी तो फिर नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ये मेम्ब्रेन कुछ मटेरियल्स को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट भी करवाएगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा? जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी वो अपनी एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, यानी वो एरिया जहाँ पर इनकी तादाद कम है वहाँ से मूव करके ऐसे एरिया की तरफ जाएंगे जहाँ पर इनकी तादाद पहले ही ज़्यादा है। तो ऐसी मूवमेंट के लिए इन्हें यूज़ ऑफ एनर्जी यानी यूज़ ऑफ एटीपी जो है वो करना पड़ेगा। ये ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगी। इसके अंदर सोडियम पोटाशियम पंप एग्जाम्पल है। सोडियम पोटाशियम पंप के अंदर आयंस जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, तो इसलिए इन्हें एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स तो होगी लेकिन अपने हाई एरिया ऑफ कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जहां पर तादाद इनकी पहले ही ज़्यादा है वहां से अपने एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे और इस मूवमेंट के अंदर एनर्जी का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। इस मूवमेंट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और वाटर का मॉलिक्यूल इसी तरह से मूव करके एरिया ऑफ हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। उसके बाद ये कुछ मटेरियल्स को पकड़ते हैं। ये सेल्स मटेरियल्स को पकड़ने के बाद अपनी मेम्ब्रेन का इनफोल्ड बनाएंगे। इस इनफोल्ड के अंदर इस पार्टिकल को ले लेंगे और वैक्यूल बनाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास ये एक सेल है, ये पार्टिकल मौजूद होगा, ये सेल इसे पकड़ेगा, पकड़ने के बाद इनफोल्डिंग बना के इस पार्टिकल को अपने अंदर ले जाएगा और वैक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। ये कहलाएगा एंडोसाइटोसिस, यानी इनफोल्डिंग बना के पार्टिकल को अंदर लेके जाना एंडोसाइटोसिस कहलाएगा। अगर पार्टिकल हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है तो इसे पिनोसाइटोसिस कहेंगे, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इसे फेगोसाइटोसिस कहेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसकी समझ ज़रूर आई होगी, और अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई कमी कोताही रह गई हो तो आप कमेंट के अंदर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी किस्म का आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह निगहबान।